गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे अब प्रतियोगिता दर्पण सितंबर का अंक का अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन। तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा। विदेश यात्रा के दौरान इन्होंने 5 देशों की यात्रा की एक साथ में। क्रम क्या था इनका? पहले हम शुरू करते हैं घाना से। पहली यात्रा इनकी थी घाना। तो घाना के बारे में जानना है तो पहले इसकी राजधानी क्या है? एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाता है राजधानी का, तो आपको पता होना चाहिए अक्रा या अंकारा पढ़ते हैं कहीं पर। राजधानी हो गई इसकी अक्रा। घाना गए तो घाना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ पर 3 लोग अभी तक गए हैं यात्रा पर। प्रधानमंत्री 3 पीएम गए हैं अब तक अपने यहाँ से। एक तो नेहरू जी हो गए और दूसरे हो गए वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरे ये खुद हैं, मोदी जी। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? कई कारणों से महत्वपूर्ण है, कम से कम एक आध कारण तो हमें पता होना चाहिए। एक तो वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। क्रिटिकल खनिजों में धनी है। धनी का मतलब समृद्ध है, मतलब खूब पाए जाते हैं। कारण क्या है? इस क्रिटिकल खनिज जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इस पर चाइना की मोनोपोली है। वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पर घाना में अगर उपलब्ध है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और क्या हुआ, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस के लिए बाजार, मतलब हम जो सामान बना रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, तो उसका निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, निर्यात कर सकते हैं। बहुत से चीज़ों को हम निर्माण कर रहे हैं घर में, जैसे LCA Mark II। तो ये क्या है? इनको हम निर्यात कर सकते हैं तो पैसा मिलेगा। या ब्रह्मोस मिसाइल है, अभी हम बेच ही रहे हैं, कई लोगों को बेचा ही है, इनको भी बेच देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हमें कुछ पैसा मिल जाएगा। और तीसरी यहाँ पर बात क्या हुई, यहाँ पर मोदी जी को सम्मान दिया गया। ये हर देश जा रहे हैं मोदी जी, हर जगह सम्मान मिल रहा है, सो यहाँ भी इनको मिला है। नाम क्या है इस सम्मान का जो इनको दिया गया है? द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो ये अवार्ड अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि घाना ने दिया है और इसमें घाना शब्द है भी। ठीक है, तो इनकी ये पहली यात्रा हो गई। दूसरी यात्रा इनकी जो थी वो त्रिनिदाद और टोबैगो की थी। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी याद रखेंगे हमेशा, राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यहाँ की पीएम। यहाँ की पीएम कौन है? पीएम है कमला प्रसाद विशेषर।
और यहाँ पर क्या है खास बात, यहाँ की प्रेसिडेंट भी महिला हैं और इनके बारे में खास बात ये है कि ये बिहार से संबंधित हैं। मतलब ये हुआ कि भारतीय मूल की हैं। मतलब ये जो भारत से जुड़े हुए लोग हैं वो विदेशों में प्रधानमंत्री पद तक पहुंच रहे हैं। एग्जाम्पल कमला प्रसाद विशेषर, और इससे पहले हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हुए थे कीर स्टारमर से पहले वो। तो ऐसे और एग्जाम्पल्स भी हैं। तो मतलब यहाँ भारतीय मूल के लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। और यहाँ पर क्या बात है, त्रिनाड में 40% लोग भारतीय मूल के हैं, जो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। ठीक, यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री यात्रा पर गए थे, इनको भी सम्मान दिया गया, यहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान टू पीएम मोदी। नाम द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन नहीं है, रिपब्लिक है, ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, TOPAGO। तो यहाँ भी लास्ट में देश का नाम है तो टिक कर सकते हैं अगर आता भी है तो। यहाँ की यात्रा पर गए थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर खास बात क्या थी, गणतंत्र दिवस कहाँ का, भारत का, की मुख्य अतिथि थी इसी वर्ष। कौन, कौन सा गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, 2025 के 26 जनवरी को। कौन मुख्य अतिथि थी, यहाँ की राष्ट्रपति। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति। नाम क्या है इनका, क्रिस्टीना कार्ला, क्रिस्टीना कार्ला। हमने यहाँ पर क्या किया, हमारी तरफ से क्या किया गया, यहाँ पर देखिए ये सब ग्लोबल साउथ के देश हैं, तो भारत ने यहाँ कहा कि ग्लोबल साउथ को हम बढ़ावा देंगे, ग्लोबल साउथ में सहयोग बढ़ाएंगे, यही था। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी तीसरे देश की यात्रा पर। सी यात्रा इनकी जो थी अर्जेंटीना की थी। यहाँ कुछ खास बातें तो नहीं हुई, हमें जो याद रखनी है, अगर याद रखनी है तो राजधानी यहाँ की क्या है, ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पर एक चर्चा जो हुई, भारत एंड मार्कोसर, ये संगठन है साउथ अमेरिका का, के मध्य प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। पीटीए क्या होता है, एफटीए की पहले की स्थिति होती है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद इनकी यात्रा ब्राजील की थी।
यहाँ पर ये ब्रिक्स के सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने। ठीक है। और यहाँ पर भी इनको सम्मान दिया गया, प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कितने सम्मान याद करेंगे? लास्ट का पकड़ के याद करिए। नाम क्या है सर्वोच्च सम्मान का? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर। द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। किसी को याद रखिए, इसी से आप टिक कर सकते हैं अगर आता है तो। तो ये वहाँ की खास बात हुई। और ब्राजील के बाद ये नामीबिया गए। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक। यहाँ पर भी वही नागरिक सम्मान दिया। सर्वोच्च सम्मान टू पीएम मोदी। सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट बहुत कठिन नाम है, एन्युअन वाल्विटसिया। एन्युअन वाल्विट। वाल्विसिया कर लीजिए, याद रखें वाल्विसिया मिराबिलिस। ये ठीक रहेगा, इसको याद करेंगे बेटर रहेगा। तो ये उनको वहाँ सम्मान दिया गया। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर बार बार एक टर्म आ रहा था, मर्कोसुर। ये क्या है? ये संगठन है दक्षिण अमेरिका का। संगठन है और स्थापना हुई थी 1991 में। और है क्या ये संगठन? कैसा संगठन है? व्यापारिक संगठन है, ट्रेड ब्लॉक है। सदस्य कितने हैं इसमें? सदस्य हैं आपके अर्जेंटीना, ये दोनों वहाँ के सबसे बड़े देश हैं, अर्जेंटीना और ब्राजील। पराग्वे, उरुग्वे, 4 देश हैं। वेनेजुएला की मेंबरशिप सस्पेंडेड चल रही है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन की ओर चलते हैं। कहाँ हुआ? ये 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था। आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया। रियो डी जेनेरियो कहाँ है ये? ब्राजील में। ब्रिक्स के बारे में कुछ जानते हैं? ये क्या है? एक संगठन है
जिसकी मेंबरशिप कितनी है? करंटली 11 मेंबरशिप है। ठीक है, शुरुआत कब से हुई थी? मतलब ब्रिक्स की शुरुआत हम देखते हैं तो शुरुआत हुई ब्रिक के रूप में। ब्रिक क्या है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। फिर इसमें जब साउथ अफ्रीका जुड़ा वर्ष 2010 में, ये कब हुआ है? 2009 का है। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया इसमें, दक्षिण अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तब ये हो गया ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका का एस जुड़ गया, ब्रिक्स बन गया। और ये 2009 में जब ये हुआ तो इसकी जो बैठक हुई थी, चलिए बैठक यहीं लिख देते हैं। पहली बैठक 2009 कहाँ हुई? येकटेरिनबर्ग में। ये कहाँ है? रूस में। फिर 2010 के बाद इसमें जो मेंबर्स थे कुछ और जुड़े 2025-26 में। जैसे आपका अफ्रीका से जुड़ा मिस्र और अफ्रीका से जुड़ा इथियोपिया। ये हो गया अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक। इसके बाद अरब कंट्री से दो जुड़े, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ये अरब देश से हो गए, ये गल्फ कंट्री से जुड़ गए। ठीक। इसके बाद आपका हमारा पड़ोस में जो ईरान है उसको जोड़ा गया, और साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है इंडोनेशिया, इन सबको जोड़ा गया और ये हो गए संख्या 11। तो अभी जो इसकी बैठक हुई है, तो बैठक जो हुई है उसका थीम क्या था? थीम था अधिक समावेशी और अधिक समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए सतत वैश्विक शासन के लिए दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना, साउथ साउथ कोऑपरेशन को सुदृढ़ करना, सुदृढ़ मजबूत करना। अभी आपको याद क्या रखना है? समावेशी और सतत शासन कीवर्ड यहाँ पर जो है ये होना चाहिए, एक बात। और साउथ कोऑपरेशन अगर टिक करने के लिए आता है तो इन शब्दों को याद रखेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन शब्द हैं। सतत और समावेशी विकास, साउथ कोऑपरेशन, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद इसकी जो बैठकें हुई हैं अब तक, तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी 2009 में, कहाँ हुई थी? रूस के येकटेरिनबर्ग में। अभी जो बैठक हुई है उसकी पिछली बैठकें देख लेते हैं।
तो 2024 की अगर हम देखते हैं पिछली बैठक, तो 2024 की बैठक कजान में हुई थी, तो ये भी कहाँ है? रूस में। 25 वाली बैठक देख ही रहे हैं हम लोग कहाँ हुई है? रियो डी जेनेरियो में। और ये कहाँ है? ब्राज़ील में। यहाँ हमें याद रखना है अगली बैठक 2026 की, ये होनी है भारत में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सो याद रखेंगे इसको। ये बैठकों के बारे में हो गई कुछ जानकारी। अब ब्रिक्स एक समूह है की बातें। विशेष बातों में क्या है? जैसे इसके पास जनसंख्या कितनी है? ब्रिक्स देशों में कुल जनसंख्या कितनी है विश्व की? विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 50% है। ठीक। और भूमि अगर देखें तो भूमि है 36%। और जीडीपी अगर देखें कितना है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 39% है। तो 39, 49 और 36 इतना याद रखेंगे, बाकी तो नहीं भी याद है तो भी कल चल जाएगा। कोयला 78% है इन देशों के पास टोटल। तो ये हो गया ब्रिक्स के बारे में बेसिक जानकारी। इसमें कुछ और बातें हुई इस सम्मेलन में, जैसे भारत को जब मेंबरशिप मिलेगी तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म बदलने की बात हो रही है। तो ब्रिक्स को भारत डिफाइन करेगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन। बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर किसके लिए बनाना है? रेजिलियंस और इनोवेशन किसके लिए? कोऑपरेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन BILITY। अभी यहाँ पर B फॉर बिल्डिंग, R फॉर रेजिलियंस, इसको याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले जाए। R फॉर रेजिलियंस, I फॉर इनोवेशन, C फॉर कोऑपरेशन एंड S फॉर सस्टेनेबिलिटी। इसको ऐसे बनाने की बात हुई है, हो सकता है अगले साल जब हो बैठक भारत में तो हम इसका नाम ये रखें। यहाँ पर कुछ बातें हुई, यहाँ पर जैसे हुआ तो घोषणा पत्र जारी किया जाता है हर बैठक के बाद, जिस पर सभी देशों के हस्ताक्षर होते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, जैसे पहलगाम की निंदा की गई। पहलगाम आतंकी घटना की निंदा। और आतंकी घटना थी तो आतंकवाद था, तो आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे, इसकी बात कही गई। भारत ने कहा दोहरे मानदंड का मतलब, कुछ लोग कहते हैं अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद, जैसे कि पाकिस्तान का है। और यहाँ पर क्या किया गया? ईरान पर हमला जो हुआ अभी जून में, तो जब कोई वैश्विक संगठन की मीटिंग होती है तब जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट चुकी होती हैं उस पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस तरफ है। तो ब्रिक्स ने इसकी निंदा की, चूंकि ईरान खुद इसका मेंबर है तो निंदा तो स्वाभाविक है। ग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन प्लस
यूएन चार्टर का उल्लंघन। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तीसरी बात जो की गई यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएन में यूएन की सुरक्षा परिषद में सुधार की बात की गई। सीधा मतलब है भारत की मेंबरशिप, और जब सुधार होगा तो, क्योंकि देखिए कोई संस्था तभी अच्छी होती है जब डेमोक्रेटिक हो, मतलब सभी लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें हो। तो भारत, देखिए यहाँ पर जब सुरक्षा परिषद का मामला आता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें क्या है, मेंबरशिप बटी हुई है 5 और 10। 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें कहा जाता है P5 सदस्य कहा जाता है। तो ये कौन से अस्थायी सदस्य हैं 10, जो हर 2 साल पर बदलते रहते हैं। इन्हीं 5 में कौन से देश हैं, आपका फ्रांस, आपका नेता दुनिया का अमेरिका, हमारा यूके, और रूस हमारा मित्र, और हमारा पड़ोसी। कितने लोग यहाँ पर परमानेंट हैं, और इनको क्या मिला हुआ है, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, ना कहने की क्षमता। और हम इन्होंने ना कहा तो मतलब काम नहीं होगा। मतलब कोई प्रस्ताव आया, अगर इस पांचों में से किसी ने भी मना कर दिया उस प्रस्ताव को, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। यही है वीटो पावर। भारत की मेंबरशिप यहाँ नहीं है। भारत का कंसर्न ये है। क्यों? कोई भी संस्था ग्लोबल है तो उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है, और इसका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इसका प्रतिनिधित्व ही नहीं है, ये कहाँ से उचित है? तो ये संस्था क्या है, समावेशी नहीं है, और ऐसी संस्था ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। इसलिए भारत को मेंबरशिप मिलनी ही चाहिए, प्लस विकासशील देशों को इसमें मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो ये सब कंसर्न है यहाँ पे। ये हो गया आपका ब्रिक्स। नेक्स्ट है एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक। कहाँ हुई? किंगदाओ। ये कहाँ है? चीन में। आयोजन कहाँ हुआ? और किंगदाओ कहाँ है? चीन में। तो यहाँ रक्षा मंत्री गए थे, तो भारत के रक्षा मंत्री भी गए थे। तो यहाँ पर चूंकि देखिए फिर बैठक हुई है, तो यहाँ घोषणा पत्र साइन के लिए रखा गया, लेकिन भारत ने साइन नहीं किया। क्यों? क्यों? इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें जो हमारा पहलगाम हमला हुआ था, उसको शामिल नहीं किया गया। इसको शामिल नहीं की। वहीं जो बलूचिस्तान में आतंकी हमला हुआ था, उसको शामिल किया गया। तो भारत ने इसका विरोध किया। तो ये तो जो रक्षा मंत्री का हुआ वो था। अभी एससीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इसमें ये फुल फॉर्म क्या है इसका,
शंघाई सहयोग संगठन। सदस्य संख्या कितनी है? 10। 10 के अगर हम नाम देखते हैं तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशिया के देश हैं, और उज्बेकिस्तान। ये नाम याद नहीं होते हैं, एक समस्या आती है, इसको कर लो ऐसे करके। ताऊ, का फॉर कजाकिस्तान, की फॉर किर्गिस्तान, ता फॉर तजाकिस्तान, ऊ फॉर उज्बेकिस्तान। तो याद रखेंगे न्यूमेनिक से। ठीक है, तो 4 देश तो ये हो गए। अब 2-2 का सेट बना देते हैं, रसिया और चाइना अपने पड़ोसी। इसके बाद हम लोग जुड़े थे इसमें, हम और हमारा पड़ोसी, जिसकी वजह से समस्या हुई। तो कितने हो गए? 4, 2 6 और 2 8। इसके बाद अभी जोड़ा गया है ईरान एंड बेलारूस। ये 2024 में जोड़ा गया है, बेलारूस को सदस्यता मिली कब? 2024 में। ईरान को सदस्यता मिली है 2023 में, और इन दोनों भाइयों को सदस्यता मिली है क्योंकि जब भारत शामिल होने का नंबर आया तो चाइना ने पाकिस्तान को भी शामिल करवाया। तो ये हो गया इनका मेंबरशिप का। अगर इसके संगठन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और चाहते हैं तो देखते हैं कि जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है इस संगठन की। 30% हिस्सेदारी जीडीपी की है विश्व में। यहाँ आबादी कितनी रहती है? 40%। यहाँ एक बात और नोट करेंगे, ये रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की। तो एससीओ का जो शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन क्या होता है? जो शीर्ष नेता होते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ये 2025 का। इसका आयोजन कहाँ होना है? चीन में होना है। अभी 1 आध महीने में होने वाला है। तो ये हो गया आपका एससीओ का रक्षा मंत्रियों की बैठक भी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं बहुत जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला है पहलगाम हमले में शामिल कौन था? एक संगठन था जिसका नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसने जिम्मेदारी ली थी। न्यूज़ क्या है? इस संगठन को अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है। तो ये क्या हो गया? ये भारत की कूटनीतिक जीत हुई। इतना ही है। नेक्स्ट है कैदियों की सूची का आदान प्रदान। भारत एंड पाकिस्तान के मध्य कैदियों की सूची का आदान प्रदान वर्ष में 2 बार होता है। पहली बात तो एक बार तो यही क्वेश्चन आया था
कि वर्ष में कितनी बार होता है? एक बार जनवरी में, 1 जनवरी को और फिर 1 जुलाई को। तो अभी 1 जुलाई को हुआ, ठीक? इसके अलावा दोनों के बीच जो परमाणु प्रतिष्ठानों हैं, मतलब जहाँ परमाणु जो रिएक्टर्स हैं इनकी सूची, तो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का भी आदान-प्रदान होता है। भी होता है, एनुअली होता है, 1 जनवरी को। तो ये हो गया, आदान-प्रदान भी कर लिया हम लोगों ने। 6 है, शेख हसीना को लेकर के बांग्लादेश की आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना इनको लेकर न्यूज़ क्या है? वहाँ पर एक ट्रिब्यूनल चल रही है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल। अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने 6 माह की कारावास सजा सुनाई है। इनको दी है। आपको पता होगा शेख हसीना इस समय कहाँ हैं? ये भारत में है इस समय। कारण पिछले साल 5 अगस्त को स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश में। काफ़ी दिनों से चल रहा था लेकिन घटना 5 अगस्त की है। तो इस दौरान काफ़ी नरसंहार हुआ, हिंसा हुई। इन्हीं आरोपों की जांच कर रही थी, उसी में सुनाया गया है। ठीक है, सामूहिक हत्याएं हुई। तो अभी वहां पर किसकी सरकार है? सरकार, अंतरिम सरकार चल रही है मोहम्मद यूनुस की, जो उसके एडवाइजर हैं। अगला है नाटो शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? पहली बार आयोजन हुआ इसका हेग में, द हेग। ये कहाँ है? नीदरलैंड में। पहली बार हुआ यहाँ पर। नाटो क्या है? एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक, ट्रीटी मतलब होता है संधि, अटलांटिक मतलब अटलांटिक ओशन। तो वो उसी तरफ के जो देश है उनका एक संगठन है नाटो। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? सदस्यता है इनके पास 32। और मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। द हेग नीदरलैंड में। इसकी जो मेंबरशिप है, सदस्यता, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय कितने लोग थे? 12 देश थे। और स्थापना कब हुई? 1949 में।
12 देश हैं। इसके बाद इसमें हम 32 का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक ट्रेंड इसमें जो दिखेगा आपको, ये जो 32 देश हैं इसमें 30 यूरोप के देश हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं। 30 कहाँ के हैं? यूरोपीय देश हैं और 2 ये कहाँ से हैं? उत्तरी अमेरिका से। कौन कौन है ये 2? अमेरिका और कनाडा। ठीक। प्लस एक और बात याद रखनी है यहाँ पे, एक मुस्लिम देश है इसमें बस। सदस्य, जिसका नाम है तुर्की। इसने अपना नाम बदल लिया, तुर्की ये कर दिया है। एक ये बातें हो गई। और इसके जो लेटेस्ट मेंबर हैं 2, 2023 में बना था फिनलैंड और पिछले साल शामिल हुआ है स्वीडन। ये याद रखेंगे। तो ये इसके बारे में हो गया पूरी काफी जानकारी। एक इसमें और क्या है, इसमें नॉर्थ अटलांटिक जो संगठन है, इसका जो सिद्धांत क्या है, अक्सर पूछा जाता है। ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, सामूहिक सुरक्षा संगठन है यह। इसको बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। मतलब क्या हुआ सामूहिक सुरक्षा का मतलब, 32 देश हैं तो एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यूक्रेन इसीलिए मेंबरशिप चाह रहा है नाटो की। जैसे मान लीजिए नाटो का कोई मेंबर है फ्रांस, रूस ने उस पर हमला कर दिया तो ये माना जाएगा कि नाटो के सभी देशों पर हमला किया है और नाटो के सभी देश मिलकर, 32वां देश मिलकर रूस पर हमला करेंगे। यह है नाटो का प्रिंसिपल। इस बैठक में कुछ खास बातें हुई, यहीं पर लिख देते हैं। तो इस बैठक की जो खास बात क्या रही, खास बात यह हुई बैठक में, रक्षा खर्च को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5% करने की घोषणा। ये याद रखेंगे आप लोग। विश्व में सभी देश डिफेंस पर खर्च बढ़ा रहे हैं इस समय जो दौर चल रहा है, और इसकी हर 5 वर्ष जो ये टारगेट है, ये 10 वर्षों में प्राप्त करेंगे। और 2029 में समीक्षा करेंगे कि हमने कितना लक्ष्य प्राप्त किया है, कितना छूट गया है। तो ये हो गया आपका नाटो के बारे में जो हमें जानकारी चाहिए थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है थाईलैंड की प्रधानमंत्री को लेकर के। थाईलैंड के पीएम, इनका नाम है पैंटोगार्न पैंटोटार्न पैंटोटार्न सिनवात्रा निलंबित हो गई हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया है।
किसने सस्पेंड किया है? वहाँ की संवैधानिक अदालत ने। ग्राउंड क्या था, किस आधार पर? ग्राउंड ये है कि कंबोडिया एंड थाईलैंड की जो सेनाएं थी, इन दोनों में झड़प हो गई। सेनाओं में सीमा पर झड़प हुई, हिंसा हुई, जिसकी वजह से तनाव बढ़ गया दोनों देशों के बीच में। तनाव इतना बढ़ गया कि F-16 फाइटर जेट भी इस्तेमाल किए गए दिनों दिन। तो इस जो झड़प हुई थी, इसके निस्तारण के लिए, समाधान के लिए दोनों देश बात कर रहे थे। तो एक तरफ ये थी और एक तरफ थाईलैंड, वो कंबोडिया के जो भी चीफ थे, और एक तरफ ये सिनवात्रा जी थी। ठीक है, तो इस इनकी जो टेलीफोनिक कॉल हुई इन दोनों के बीच में, वो लीक हो गई। टेलीफोनिक कॉल लीक हो गई। इस लीक में जब हुई तो पता चला कि सिनवात्रा जी अंकल कह रही थी कंबोडिया चीफ को। प्लस इन्होंने ये भी कहा कि जो इनके यहाँ के सेना प्रमुख हैं, उनसे इनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। तो ये रीजन था इनको हटाने का। अब इसी मुद्दे को, इसी पर एक और टॉपिक इसमें आया है, मैं इसी को यहीं एक्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो तनाव बढ़ गया था, जब ये तनाव बढ़ गया, इसके बाद अचानक से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, प्लस ट्रंप ने हस्तक्षेप किया। और इनका परिणाम क्या हुआ? दोनों देशों के बीच युद्ध विराम। यहाँ मीडिएटर के रूप में कौन था? मलेशिया के पीएम। और उनका नाम क्या है? अनवर इब्राहिम। तो इनके मध्यस्थता में इन दोनों के बीच समझौता हुआ। मलेशिया इस समय आसियान का अध्यक्ष भी है। तो ये पूरा मसला कुछ ऐसे सॉर्ट आउट हुआ थाईलैंड का। यहाँ विवाद जो था, एक मंदिर को लेकर के था दोनों के बीच। यहाँ पर एक सेना जो है, चलिए अभी आगे हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, तो आप ज्यादा विवाद समझेंगे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएसए को लेकर के। तो यूएसए ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। क्यों? अमेरिका का इसमें जो जवाब है वो ये है कि राष्ट्रीय हित में नहीं है। यूएसए के जो राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से ठीक नहीं है सदस्यता। प्लस ये भी आरोप लगाया कि इजराइल विरोधी अभियान चलाती है ये यूनेस्को।
इजराइल विरोधी अभियान को या बयानों को बढ़ावा देती है। इन वजहों से छोड़ दिया है। अब तक कितनी बार छोड़ा है? तो बताएंगे 3 बार। अब तक कितनी बार छोड़ा है? 3 बार। तो डोनाल्ड ट्रंप के समय ट्रंप ने छोड़ा 2 बार और 1 बार छोड़ा है किसने? एक रोनाल्ड रीगन थे। उनके समय 1 बार छोड़ी गई, तो 3 बार हो गया। ठीक। यूनेस्को के बारे में अगर कुछ जानकारी हमें चाहिए, जो आपसे पूछा जाता है, तो कभी-कभी तो इसका फुल फॉर्म ही आ जाता है। यूएन तो जानते ही हैं, ई फॉर जानना ज़रूरी है। चूँकि यूनाइटेड नेशन की संस्था है, तो यूएन तो रहेगा ही। ई फॉर एजुकेशनल, शिक्षा से जुड़ा हुआ। एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक और सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता ही है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। इसके प्रोग्राम चलते हैं, जैसे एक एमएबी प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करता है ये। तो ये हो गया यूनेस्को के बारे में। नेक्स्ट क्या है? चीन को वीजा। तो भारत ने चीन के लोगों को वीजा देना आरंभ कर दिया है। वीजा क्या होता है? वीजा बेसिकली क्या होता है? किसी देश में आने की, किसी देश में आने का अनुमति पत्र है। तो वीजा वो देश जारी करे। जैसे यहाँ पर चीन के लोग भारत आना चाहते हैं, तो उनको वीजा भारत जारी करेगा। जैसे हम लोग भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं, तो हमको वीजा कौन जारी करेगा? अमेरिका जारी करेगा। और पासपोर्ट जिस देश में आप निवास करते हैं, वहाँ से मिलता है आपको। पासपोर्ट जिस देश के आप निवासी हैं। इससे नागरिकता प्रूफ होती है। तो चीन को हमने वीजा देना शुरू किया है, और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अनुमति दे दी है। तो अभी हम लोगों का पहला जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गया। 5 साल बाद अनुमति मिली है इसके लिए। कितने साल बाद? 5 साल बाद। अनुमति क्या? यहाँ के जाने का जो रास्ता है ना, चीन से होते हुए जाता है। और यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं कम से कम। एक है सिक्किम से आप चले जाइए, एक जाता है हिमाचल प्रदेश से, आसपास से। हिमाचल प्रदेश से सिपकिला घाट से होते हुए। तो यही वही मानसरोवर है जहाँ से आपकी सतलज नदी निकलती है। तो ये हो गया इसके बारे में, जो चीन का वीजा था। नेक्स्ट क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स।
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025। ये जुलाई वाला है, चूंकि जनवरी में भी जारी किया गया था। ये हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये जुलाई का है। देखते हैं क्या है। इसके माध्यम से होता क्या है, पासपोर्ट की रैंकिंग की जारी होती है बेसिकली। इससे क्या पता चलता है, पासपोर्ट की जो रैंकिंग से पता क्या चलता है कि पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पासपोर्ट कितना पावरफुल है, इसका मतलब ये है कि एक पासपोर्ट से, मतलब पासपोर्ट से किसी अन्य देश में जाना कितना आसान है। मतलब किसी पासपोर्ट से बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल, मतलब तुम पहुंचो और वीजा वहां मिल जाए। पासपोर्ट से बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं, यही उसकी पावरफुल होती है कि क्या कितना पावरफुल है। मतलब पासपोर्ट लेकर आप किसी भी देश जा सकते हैं। कितने देश जा सकते हैं, अब जैसे हम भारत का पासपोर्ट लिए हुए हैं तो हम कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं, वो भी उस देश का वीजा हमें ना लेना पड़े, ये मेजर करता है। ठीक। जारी कौन करता है, जारी करता है हेनले हेनरी एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स, ये ब्रिटेन की संस्था है। तो सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन से हैं, कौन कौन से देश के हैं। पहले नंबर पर है सिंगापुर। इसका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप विश्व के सभी देशों की यात्रा कर सकते हैं। 193 देश हैं, उनकी यात्रा आप कर सकते हैं। मतलब सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है तो किसी भी देश का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, दूसरे नंबर पर जापान और कोरिया है। जापान और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट से 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं मैं। तीसरे नंबर पर है डेनमार्क, फिनलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड स्पेन, ये तीसरे नंबर पर है। और सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो सबसे निचले स्तर पर है, सबसे नीचे देश है, 99 रैंकिंग है अफगानिस्तान की। और 98 है सीरिया, और 97 है इराक। इन नीचे से 3 देश हैं। भारत की पोजीशन क्या है,
भारत की रैंक है 77। और कितने इस पासपोर्ट का भारत का पासपोर्ट से कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं वीजा फ्री? वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं तो 59 देशों की यात्रा आप कर सकते हैं। इन देशों में आपका नेपाल, मेन देश में बता दे रहा हूँ कौन कौन सी यात्रा में आप जा सकते हैं। भूटान जा सकते हैं, श्रीलंका भी जा सकते हैं, अगर हम म्यांमार चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, थाईलैंड जा ही सकते हैं, ठीक है। आपका सेशल्स जा सकते हैं। ये देश याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो इन देशों में आप वीजा फ्री जा सकते हैं। भारत के पड़ोसियों में अगर स्थिति देखें तो चीन की बेहतर है बस, बाकी सबकी रैंक हमसे खराब है। चीन की रैंक है 66। ये हो गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीमा पर जो सीमा मामलों पर बैठक के लिए एक समिति बनी है। भारत चीन के मध्य समिति, सीमा से जुड़े हुए मामलों के लिए। उसका नाम क्या है? ये 34वीं बैठक हुई है। और कहाँ हुई है, कभी कभी पूछते हैं लोकेशन, तो दिल्ली में हुई है। नाम क्या है इसका? WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसी कमेटी की बैठक हुई है दिल्ली में, ठीक। तो इतना तो हो चुका है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की 2 यात्राएं और बची हैं, एक ब्रिटेन की है और दूसरी मालदीव की है। तो पहली देखते हैं ब्रिटेन की। यूनाइटेड किंगडम। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। आपको नाम याद रहे तो अच्छा है। यहीं पर गए थे यात्रा पर। यहाँ पर हुआ क्या है? CETA पर समझौता साइन हुआ है। साइन किसने किया है? गए तो थे मोदी जी, लेकिन साइन नहीं किया इन्होंने। साइन किया है वाणिज्य मंत्री ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा साइन किया गया है। ये क्या है? एक प्रकार का FTA है। FTA क्या होता है? मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंप्रहेंसिव सी फॉर कंप्रहेंसिव
इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये हुआ था, इसी पर साइन हुआ। और कुछ बातें हुई वहां पर, जैसे इंडिया यूके विजन 2035, इस पर साइन हुए। और डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया। और सीमा पार आतंकवाद की निंदा हुई। ये हुआ वहां पर। अब आता है सबसे जरूरी बात, मालदीव के साथ क्या हुआ। यहाँ पे यात्रा पर गए थे पीएम। तो मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। ये वहां के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने जब चुनाव लड़ रहे थे, तब इन्होंने नारा दिया था इंडिया आउट का, कि भारतीय जो लोग हैं वहां पर उनको बाहर करो, भारतीय चीजों को वहां से बाहर किया जाए। इंडिया आउट का नारा दिया था। इसके बाद इन्होंने एक काम और किया, जब राष्ट्रपति बन गए तब पहली विदेश यात्रा, इन्होंने पहली विदेश यात्रा के रूप में चीन को चुना। ठीक। जो पहला जो यात्रा होती है बहुत ही क्रूशियल होती है। ठीक है। तो ये इंडिया आउट कैंपेन चलाए, विदेश यात्रा चीन की। इसके बाद कुछ भारत विरोधी बयान भी दिए जब चीन गए थे वहीं पर। इसकी वजह से भारत ने क्या किया, इसके उत्तर में मालदीव के विरुद्ध अभियान चलाया भारत ने। विशेष रूप से याद होगा कि मालदीव की यात्रा नहीं करनी है। जब लक्षद्वीप हमारे प्रधानमंत्री गए थे मोदी जी, उसके बाद तो मालदीव का सारा बिजनेस बेस्ड है टूरिज्म पर। और वहां जाते हैं भारतीय। तो जब मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए तो बात हुआ कि मालदीव जाने से अच्छा है लक्षद्वीप जाइए। मालदीव का व्यापार डाउन हुआ। तो समझ में आया मुज्जू जी को। और जब इनको समझ में आया कि भारत कितना महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने भारत के पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। किसके रूप में बुलाया? चीफ गेस्ट। ये इनका 66वां स्वतंत्रता दिवस था ये। तो वहां पर मोदी जी चीफ गेस्ट थे। तो उसमें इन्होंने चर्चाएं जो भी हुई, बहुत सारी बातें हुई। भारत ने अपना पक्ष रखा। क्या रखा? भारत का जो कुछ रियायतें दी और कुछ पक्ष रखे। तो हमें यहाँ पर याद जो रखना है, भारत ने कहा कि यह भारत हमेशा पड़ोसी प्रथम की नीति, नेबरहुड फर्स्ट, की पालन करेगा और महासागर की रणनीति का पालन करेगा। विदेश नीति में महासागर की नीति ही चल रही है भारत में पड़ोसियों के लिए। इसका फुल फॉर्म अगर पता हो तो ठीक है। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट
एडवांसमेंट कैसा हो, म्यूचुअल हो और होलिस्टिक हो। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट यहाँ तक पहुँच गए। फॉर किसके लिए, सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी यहाँ पर रुक के पढ़िए, इतना यहाँ रुकिएगा। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा हो, म्यूचुअल जैसा हो, मतलब एडवांसमेंट करेंगे, वृद्धि करेंगे, लेकिन परस्पर मिलके। किस चीज के लिए, फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, किसके लिए, सभी के लिए, फॉर ऑल इन द रीजन। जो पहले सागर नीति थी उसी को मोदी जी ने बढ़ाकर महासागर कर दिया है, और तो महासागर का फुल फॉर्म भी बदल गया। इतना तो हमने किया, और क्या किया, एक हमने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, एलओसी 550 मिलियन का। ये क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट, उधार ले सकते हैं हमसे सस्ती दरों पर, ये दिया उनको। और वहां पर क्या हुआ, डाक टिकट जारी किया मोदी जी ने, और इसके अलावा वहां पर हाउसिंग वगैरह का, मतलब कुछ हमने अवसंरचनात्मक हेल्प भी की, आरोग्य हेल्थ क्लब भी इसमें, आरोग्य हेल्थ क्लब भी इसको दिया। तो इस तरह से ये पूरा हुआ। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। थैंक यू।